बता दें, भारतीय सिनेमा और संगीत जगत में अविस्मरणीय योगदान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपके गीतों और संगीत ने न केवल भारतीय संस्कृति की गहराई को छुआ है, बल्कि समाज को जागरूक करने का भी कार्य किया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये एक्सपोस्ट भारतीय सिनेमा और संगीत जगत में अविस्मरणीय योगदान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साथ ही लिखा, आपके गीतों और संगीत ने न केवल भारतीय संस्कृति की गहराई को छुआ, बल्कि समाज को जागरूक करने का भी काम किया। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस दुर्घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संवेदना व्यक्त की है। साथ ही सभी प्रभावित परिजनों को भरोसा दिलाया है कि दुख की घड़ी में सरकार पूरी तरह उनके साथ है, हर संभव मदद की जाएगी। और वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्राथमिक रूप से लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की गई। मृतक आज अल्मोड़ा के अंदर सड़क में जो बस दुर्घटना हुई, बहुत ही दुखदाई है। अनेकों लोग हताहत हुए हैं। 30 से अधिक लोगों की जिंदगी चली गई है। मैं अपनी ओर से मृत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और घायलों को उचित उनको एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ उनकी चिंता हो, हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छी तरीके से हो, इसका सरकार पूरी तरह ध्यान रखने वाली है। मैं सभी मृतक परिवारों के प्रति और घायलों के प्रति इस भाव के साथ कि ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे और मृतक परिवार को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी ईश्वर। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर अल्मोड़ा सड़क हादसे में घायल हुए सभी 7 लोगों का हालचाल जाना। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने चिकित्सकों से दुर्घटना में घायल हुए लोगों की स्थिति की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। उन्होंने बताया कि बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 7 व्यक्तियों को तत्काल एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टर अग्रवाल ने साथ ही आश्वासन दिया कि सभी घायलों को हर संभव सहायता और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने एम्स प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए, उन्हें बेहतर उपचार मुहैया कराया जाए। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने खतरे से बाहर घायलों से बातचीत की, उनकी कुशल क्षेम जानी। तो अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और साथ ही मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी और डॉक्टर्स को उन्हें अच्छे से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कहा। उत्तराखंड में गौ की रक्षा के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। ऐसे में गौवंश जिनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, उनके लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में करीब 72 गौशालाएं बनाने जा रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां गौवंश की रक्षा के लिए कैबिनेट से पॉलिसी स्वीकृत कराई गई है। उत्तराखंड में 3 विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और पशुपालन विभाग मिलकर पूरे प्रदेश में गौवंश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हमने उत्तराखंड पहला प्रदेश है पूरे देश में जिन्होंने निराश्रित गौवंश को सपोर्ट करने के लिए, निराश्रित गौवंश को एक घर देने के लिए एक कैबिनेट से पॉलिसी स्वीकृत कराई है, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड में 72 नई गौशालाओं के अभी तक हमको डीपीआर आ चुके हैं, हम बनाएंगे। हमने जिले के डीएम्स को पावर दी है कि किसी भी सरकारी भूमि को आप गौशाला के इस्तेमाल के लिए आप उसको प्रस्तावित कर सकते हैं। ये 3 विभाग, अकेले हमारा विभाग नहीं, ये 3 विभाग मिलकर ये काम करेगा। शहरी विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय, जो
जमीन शहरी विकास के अंतर्गत आएगी, उसको शहरी विकास मंत्रालय का प्रस्ताव आएगा और उसका पैसा वितरण एनिमल हस्बेंड्री विभाग करेगा, देखरेख एनिमल हस्बेंड्री विभाग। उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली चारधाम यात्रा संपन्न हो चुकी है। सरकार ने जो आंकड़ा चारधाम यात्रा को लेकर दिया, उसमें बताया कि इस साल की यात्रा पिछले साल की तुलना में बहुत अच्छी रही है और 40 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि जिस तरह की यात्रा इस साल होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि संख्या बढ़ने से कुछ नहीं होता, मैं संख्या बल को ज़्यादा महत्व नहीं देता। तो चार धाम की यात्रा संपन्न हो गई। 40 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा की है, लेकिन इस यात्रा पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं संख्या बल को ज़्यादा महत्व नहीं देता और संख्या बढ़ने से कुछ नहीं होता। जैसी यात्रा इस साल होनी चाहिए थी वैसी यात्रा नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन को ही अगर मानक माना जाए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसे इंटरव्यूज पड़े हैं दुकानदारों के, रेडी वालों के, छोटे छोटे जो ढाबे हैं उनके। अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या रहा। चारधाम यात्रा हमारी आर्थिकी का बड़ा एक सशक्त माध्यम था और लोग 4 महीने की मेहनत और इनकम से अपने 12 महीने का अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन इधर 3-4 सालों से लगातार वो व्यापार घटा है। संख्या बढ़ने से हम क्या करें, उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ की आर्थिकी घटी है। होटल्स के कमरे खाली रहे, होम स्टेज के कमरे खाली रहे, टैक्सी वालों को। देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में जिला अधिकारी समन बंसल ने दून वासियों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। इस बीच जिला अधिकारी समन बंसल ने कहा कि इस बार 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें जमीन के विवाद और कोर्ट में लंबित मामले शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसमें लोगों की शिकायतों को डिजिटल माध्यम से अपलोड किया जाएगा। 25 लगभग कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, जिसमें लैंड डिस्प्यूट्स और कुछ पेंडिंग कोर्ट मैटर्स और हमारी जो जनरल सिटीजन सर्विसेज हैं उनके एक्सेस के रिगार्डिंग थी। सो उसमें सभी अधिकारियों की उपस्थिति में जो मौके पर ही निवारण कर सकते थे उनका किया गया है और जो त्वरित जांच कमेटी बनाकर टाइम बाउंड तरीके से उनको निष्पादित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। कुछ में जो पिछला संदर्भ है और जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेक करने पड़ते हैं, तो उसमें भी एक निश्चित समय अवधि के अंदर और अब खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर बयान दिया। रेखा आर्या ने कहा कि नेशनल गेम्स के लिए गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग कमेटी का गठन होना है, ताकि राष्ट्रीय खेलों के स्थानों में कोई बदलाव अगर करने हो तो वो उनके द्वारा हो सके। नेशनल गेम को लेकर मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रकार का आप लोगों को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। एजीएम की बैठकें हमेशा आगे पीछे होती रहती हैं। अभी 10 तारीख को प्रस्तावित है। निश्चित रूप से इस एजीएम की बैठक हमारे लिए इस बात से महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ पे जीटीसीसी का गठन होना है, जिसकी इंतजारी में हम लोग हैं कि जल्दी से जल्दी जो है गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग टीम गठित हो जाए, ताकि हमारे जितने भी हमारे गेम के स्थल बने हुए हैं वो उनके मानकों के अनुरूप जो है उसमें समय रहते हुए जो सुधार उनको लगता है। तो देहरादून में जिला अधिकारी के निर्देश पर एसडीएम ने कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में अधिकारी सहित 19 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और इस पर एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने के लिए रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेजी और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वर्गों से व्यवस्था को लेकर, सफाई को लेकर और जो हमारी रिसीट्स दी जाती हैं ट्रेडिंग में, उनको लेकर कुछ इश्यूज थे। तो हमारी टीम ने आज निरीक्षण किया है। उसकी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स जैसी भी आएंगी तो तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली, वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन की भी आवश्यकता है। तो हमारे पास मंडी में पर्याप्त फंड्स उपलब्ध रहते हैं, तो व्यापारियों के दृष्टिगत और जो किसान दूर दराज से अपने प्रोड्यूस को यहाँ पर
सेल ऑफ करने आते हैं, वो अपना समय काफ़ी समय यहाँ पे व्यतीत करते हैं। हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर आयोजित हुए गंगा उत्सव में लेजर शो आकर्षण का केंद्र रहा। शाम के वक्त यहां भव्य गंगा आरती हुई और उसके बाद लेजर शो के जरिए गंगा अवतरण और गंगा से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया। जगमगाती लेजर लाइटों वाले शो में गंगा में कई आकृतियां बनती हुई नजर आईं। शो के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और NMCG के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार के जमालपुर कला में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। अन्य व्यक्ति से संबंध होने के शक में आरोपी सुरेंद्र ने पत्नी लक्ष्मी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी और फरार हो गया। महिला की हत्या की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये पता चला कि एक महिला के अंदर डेड बॉडी है और आसपास के पड़ोसी से पूछताछ में पता चला कि संभवतः उसी के पति, उनकी काफ़ी लड़ाइयाँ चलती रहती थी, तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि पति ने ही अपनी बीवी का कत्ल किया और वो यहाँ से दिन में ही फरार हो गया। किस चीज़ से हत्या की है? हत्या शार्प वुंड्स दिख रहे हैं, बड़े वुंड्स हैं। बाकी हत्या का वेपन ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। किसी बड़े ऑब्जेक्ट से ही हत्या की जानी प्रतीत हो रही है। झगड़ा इनके बीच में काफ़ी समय से था, जो पता चल रहा है कि इसमें नशे की लत भी एक कारण हो सकती है। मॉनसून की विदाई के बाद सूखे का सामना कर रहे उत्तराखंड में आज 3 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं और साथ ही देहरादून में आगामी कुछ दिनों में हल्का कोहरा छा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सोमवार को चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश न होने की वजह से दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। खबर रुद्रप्रयाग के केदारनाथ से है, जहां पर केदार श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस अवसर पर मंदिर को सजाया गया था। कपाट बंद होने के बाद भगवान श्री तुंगनाथ जी की उत्सव डोली ने स्थानीय वाद्य यंत्रों, ढोल, दमाऊं सहित बाबा तुंगनाथ के जय उद्घोष के साथ प्रथम पड़ाव चौपाता को प्रस्थान किया। इस अवसर पर 500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव की आहट से पहले हरिद्वार में चुनाव लड़ने के दावेदार तैयारी में जुट गए हैं। राजनीतिक दलों के नेता त्योहारी सीजन में तरह तरह के आयोजन कर पब्लिक से संवाद तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रतिद्वंदियों को भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होने हैं। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर महीने के अंत तक चुनावी आचार संहिता भी लग सकती है। ऐसे में हरिद्वार में मेयर, पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव लड़ने के दावेदारों ने त्योहारी सीजन का जमकर फायदा उठाया। राजनीतिक दलों की ओर से दिवाली मिलन समारोह और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भीड़ जुटाई गई, जिसमें टिकट के दावेदारों ने पार्टी नेताओं के सामने खुद को पेश किया, वहीं पब्लिक से भी संवाद किया। जब पहली बार कांग्रेस की तरफ से दीपावली मिलन समारोह किया जा रहा है, लोगों में कितना उत्साह है और ये उमंग का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, जोश का त्योहार है। तो लोग आप देख सकते हैं उसमें कितने खुशी से अपना इजहार कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय हरीश रावत जी ने कहा है कि आगामी होली का पर्व जो है इससे भी भव्य तरीके से हम लोग कांग्रेसी करेंगे। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य संगठनों ने भी त्योहारी सीजन में समारोह के जरिए भीड़ जुटाई और बड़े नेताओं को आमंत्रित कर प्रतिभा सम्मान और विशेष योगदान सम्मान जैसे कार्यक्रमों के जरिए सभी वर्गों से जुड़ने की कोशिश की। देखिए, जब हजारों लोग एकत्रित होते हैं तो राजनीतिक रूप से हम लोग सीधे उनको एक ही बार में सभी लोगों को मैसेज भी दे सकते हैं और एक बार में सभी लोगों को हम लोग बधाई भी दे सकते हैं। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं जिसमें ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं, इसमें लोगों को मैसेज और लोगों को बधाई देने का एक बड़ा माध्यम होता है। और दूसरा, विरोधी दलों को अपना शक्ति प्रदर्शन भी इसके द्वारा किया जाता है,
क्योंकि विरोधियों को दिखाया जाता है कि किस तरह से लोग हमारे साथ ज़्यादा मात्रा में जुड़े हुए हैं, ज़्यादा लोग ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है सब पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, पब्लिक से जुड़े रहना चाहिए, और ये भी एक कार्यक्रम एक अच्छे माध्यम होते हैं। और आप देखिए चुनाव आएंगे तो उसमें हमारे पार्षदों के प्रत्याशी भी बहुत हैं और मेयर प्रत्याशी भी हैं। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, हर आदमी अपना भाग्य आजमाना चाहता है। और मेरा तो सभी से निवेदन यही है अपने भाजपा कार्यकर्ताओं से कि टिकट सब मांगे लेकिन जिसको मिले फिर एक रेल के इंजन के पीछे डब्बों के समान लग के उसके साथ चलें और उसे जिताने का काम करें। चुनावी राजनीति करने वाले नेता किसी भी मौके पर खुद को जनता का हितैषी जताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। निकाय चुनाव से ऐन पहले त्योहारी सीजन में भी नेताओं ने इसका जमकर फायदा उठाया। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी और फिर उसके बाद जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों की मरम्मत को लेकर शिक्षा विभाग अपनी कवायद में जुट गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को ए से लेकर डी तक की 4 श्रेणियों में बांटा है, जिस पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि ए श्रेणी में उन स्कूलों को रखा गया है जो पूरी तरह से ठीक हैं, जबकि डी श्रेणी में उन स्कूलों को रखा गया है जो जीर्ण स्थिति में है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें विद्यालय भवन की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, तो जो 4 श्रेणियां हैं ए बी सी डी रखी गई हैं, जिसमें ए में तो जो अच्छी श्रेणी के स्कूल हैं जहां पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो आते हैं। डी श्रेणी जो है वो ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन जो है जीर्ण स्थिति में है। तो उसके लिए जनपदों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी स्कूल्स की डीपीआर तैयार करा लें। लगभग बेसिक में 1000 के आसपास और माध्यमिक में 14 स्कूल्स ऐसे हैं। इसमें से कईयों के लिए तो बजट भी जारी कर दिया गया है। जितना बजट प्राविधान हमको इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ था उसके अनुसार जनपदों को धनराशि स्वीकृत करके रिलीज कर दी गई है और वहाँ पे निर्माण की कार्रवाई चल रही है। शेष स्कूल्स जो बचे हैं उनके लिए डीपीआर की बनाने की कार्रवाई। खबर देहरादून से है, जहां पर 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इन 24 वर्षों में राज्यवासियों को क्या मिला, ये प्रश्न आज भी बरकरार है और इस सवाल पर राज्य आंदोलनकारी और भाजपा विधायक विनोद चमोली का दर्द छलकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 सालों से ये सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड में काफ़ी विकास कार्य हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है और अपने ही लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। उसके बावजूद भी कमियां क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग इस राज्य में प्रभावी रहे वो अपने अपने विस्तार में लग गए, जबकि राज्य की चिंता दूसरे नंबर पर चली गई।